Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप इस नोट को देख के डरिए मत, हम आपको हर एक बात प्यार से समझाएंगे, आसान तरीके से। आपको मैं बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इतने सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं, इसलिए हम आपको हर एक कंसेप्ट समझाएंगे, लेकिन विद ट्रिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम यहां तक पढ़ेंगे। कहां तक? ये जो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज है यहां तक। और एक बात, यहां पे कलर्ड पेन से कुछ लिखा हुआ है। कलर पेन से लिखने के पीछे एक ट्रिक छुपी हुई है। तो इस ट्रिक को जानने के लिए, इस ट्रिक का राज जानने के लिए आपको लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है? और मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिक्स जो हम आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट्स के एंड तक पूरे हम बताएंगे आपको हर एक जगह। ये ट्रिक्स हमारी अपनी है, कहीं और जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे। जब एक बच्चा फंडामेंटल राइट्स पढ़ता है तो उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं और उठते भी हैं। क्या? फंडामेंटल राइट्स को कहां से लाया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में हैं और कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में? फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है, सुपीरियर क्यों है, सुप्रीम क्यों है? सर बाकी राइट्स भी हैं, जैसे कि लीगल राइट्स, या आप उनको बोल सकते हो नॉन फंडामेंटल राइट्स, या आप उनको बोल सकते हो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नॉन फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स, वो भी तो हैं। अरे इतने ही नहीं, स्टैच्यूटरी राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स भी हैं। फिर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ही क्यों सुपीरियर होता है और उनको फंडामेंटल ही क्यों बोलते हैं? ये भी तो होता है ना सवाल आपके दिमाग में। इतना ही नहीं, बच्चों के दिमाग में यह भी उठता है सवाल, सर ये फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हक हैं? ये किस इंसान के लिए हक है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए हक हैं, ये याद रखना। प्राइवेट इंडिविजुअल, आम इंसान के हक हैं ये। लेकिन किसके खिलाफ, कौन अगर वायलेशन करेगा तो आप एक्शन ले सकते हो, याद रखना। प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, पब्लिक इंडिविजुअल या पब्लिक बॉडी, स्टेट के खिलाफ ये फंडामेंटल राइट्स हैं आम इंसानों के। देखो एक बात समझाऊंगा, मैं टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पावर है, गवर्नर के, प्राइम मिनिस्टर के, सीएम के पावर है, ठीक है ना? हाई कोर्ट के पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पावर है, पंचायत के बॉडी पावर है, म्युनिसिपैलिटी के पावर है, बहुत सारे लोगों के पावर है या बहुत सारे बॉडीज के पावर है। तो एक आम इंसान का क्या, एक प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या, उसके राइट्स कहां पे, उसके हक कहां पे, उसके पावर या राइट्स या हक आप बोल सकते हो फंडामेंटल राइट्स है। और भी राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स उसके लिए प्राइमरी है, उसके लिए सबसे जरूरी है एक कंट्री में रहने के लिए, ठीक है? तो किसके लिए ये राइट्स हैं? एक आम शहरी या आप बोल सकते हो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ये राइट्स हैं। अब किसके खिलाफ ये राइट्स हैं? किसके लिए तो बताया, लेकिन किसके खिलाफ ये राइट्स है? स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है ना? ओके, पब्लिक बॉडी के खिलाफ ये राइट्स हैं। और आपको मैं बताऊं, ये एक जंग है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल वर्सेस एक पब्लिक इंडिविजुअल या पब्लिक बॉडी के खिलाफ, के दरमियान, सॉरी। और ये पब्लिक बॉडी, ये स्टेट अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट करता है तो इंडिविजुअल कहां जाएगा? कोर्ट में। किस तरह से जाएगा वो हम आपको पढ़ाएंगे। और कोर्ट क्या एक्शन लेगा इस स्टेट के खिलाफ, किस तरह से लेगा, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। और एक जबरदस्त बात, स्टेट में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, ये कोर्ट नहीं पढ़ा होगा आपने। मुझे नहीं लगता आपने ज्यादातर कोर्ट देखा होगा यहां पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला यहां पे। उसने बोला कि इस स्टेट की डेफिनेशन में कोर्ट आता भी है, नहीं भी आता है, कब आता है कब नहीं आता है वो हम आपको पढ़ाएंगे। और देखो ना, एक अजीब बात आपको लगेगी कि स्टेट में कोर्ट है, मतलब
कोर्ट अगर वायलेट करे एक आम इंसान के राइट्स तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। थोड़ा और लगता है ना? तो हम आपके हर एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है? अच्छा, इतने सारे सवाल आप तो पूछते रहते हो, मुझे पता है, हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी आपको एक सवाल पूछेंगे। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट एक्ट से आया? तो आपका आंसर कोई अमेंडमेंट एक्ट होगा ना, लेकिन याद रखना फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट अमेंडमेंट से नहीं आया, किसी एक्ट से नहीं आया। ये फंडामेंटल राइट्स पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ओरिजिनली इसको डाला गया पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। देखो अमेंडमेंट क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके दरमियान अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में या डिलीट करना कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल राइट्स को ऐड नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे तो किसी अमेंडमेंट से नहीं आया। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन किस पार्ट में? पार्ट 3। कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब कुछ नोट्स, कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है नीचे आप सवाल पूछोगे, पढ़ा होगा सर यहां पे तो लिखा है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा। कहीं कहीं पे लिखा है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। यही है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, यही है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, सॉरी, ये है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आपको मैं बताऊं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, वो बात अलग है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक ये एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स है। ये जब हम पढ़ेंगे ना नीचे अभी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज, तो आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट करेंगे, 12 13 से नहीं। फिर आर्टिकल 32 पे ही एंड होगा, 33 34 35 नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज से बाहर है ये चीजें। क्यों ऐसा, क्यों सर? आर्टिकल 12 13 30 सॉरी 33, हाँ 34 35 ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी क्लासिफिकेशन के बाहर क्यों है? क्योंकि ये खुद तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये खुद फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। खुद फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन इनके बारे में ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इसको हम आगे समझाएंगे, लेकिन आप वापस तो हम आए पहले। ओके 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 सर, अब आप देख लीजिए। अब आपको ये जानना है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लाए गए। याद रखना, सबसे पहले दुनिया में अगर राइट्स के बारे में लिखा गया फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? मैग्ना कार्टा। याद रखना, पहला रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स, वो रिटन डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, ठीक है? और ये किसने लिखा? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने लिखा। कब लिखा? 1215, डेट याद रखना, 1215 में लिखा। किन के लिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए? रिटन, वो भी लिखा हुआ है, बैरॉन्स के लिए, क्योंकि बैरॉन्स एक लोअर क्लास था, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने बोला भाई कोई बात नहीं, हम आपको राइट्स लिख के देते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। उसी डॉक्यूमेंट का नाम है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है वेरी सुप्रीम डॉक्यूमेंट। लेकिन याद रखना, दुनिया में पहली बार फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स वो कौन है? मैग्ना कार्टा, इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। कब? 1215 में। किसके लिए? इन फेवर ऑफ बैरॉन्स, बैरॉन्स के फेवर में। ओके, अब क्योंकि उनका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब आपको यह जानना है कि ये हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लाए? हमने लाए फंडामेंटल राइट्स बोरो किए कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन यूएसए ने खुद कहां से लाए? यूएसए ने मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड का जो ये रिटन डॉक्यूमेंट है वहां से इंस्पिरेशन ले ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं, इन्होंने पहले बिल ऑफ राइट्स डाला। तो यूएसए में मैग्ना कार्टा की वजह से बिल ऑफ राइट्स आया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज ने इस यूएसए से ये बिल ऑफ राइट्स बोरो किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया। और इंडिया ने भी यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ही बारो किया गया, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ही इंस्पायर होके यूएसए से ये राइट्स बारो किए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया पार्ट 3 में।
ठीक है, अब आपके दिमाग में तो ठीक है, आपको तो ये समझ में आ गया कि पहला रिटन डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स मैग्ना कार्टा, बोरोड फ्रॉम यूएसए। ये सिर्फ सोर्सेस फंडामेंटल राइट्स के नहीं है, बहुत सारे हैं भाई। लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे यूपीएससी डेप्थ में, जैसे कि मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, अगर सवाल आएगा फंडामेंटल राइट्स के सोर्सेज, वहां पे लिखना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्सेज है, मैग्ना कार्टा भी है, बिल ऑफ राइट्स भी है, जापान कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बहुत ज्यादा रोल था उनका भी फंडामेंटल राइट्स में भी। ये तो एक्सटर्नल थे, एक्सटर्नल और भी है, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है, तेज बहादुर रिपोर्ट जो है, उनका रोल भी था फंडामेंटल राइट्स की बिल्डिंग में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम पढ़ेंगे कभी डिटेल में। फिलहाल इतना जानो, लाया कहां से और पहला कब लिखा गया, उस डॉक्यूमेंट का नाम और किस कंट्री से लाया गया। ओके, अब जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल क्यों है सर, ये सुप्रीम क्यों है, ये इतने पावरफुल क्यों है सर? और भी राइट्स तो है, हमने तो पढ़े हैं और भी राइट्स, जैसे कि देखो और भी राइट्स है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स तो आता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स भी आप बोलो, वो भी आते हैं। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी 300A में, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड 301 में, राइट टू वोट 326 में। ये है लीगल राइट्स, नॉन फंडामेंटल राइट्स या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा लास्ट में, डिफरेंस निकालूंगा मैं। लेकिन इतना जानो सिर्फ अभी के लिए कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या नॉन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और स्टैच्यूटरी राइट्स भी होते हैं। स्टैच्यूटरी राइट्स क्या होता है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने या एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से बने, जैसे कि आरटीआई एक्ट की वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट है ना, राइट है। राइट टू मैटरनिटी रिलीफ, वो भी राइट है, लेकिन वो स्टैच्यूटरी राइट्स है। और भी बहुत सारी है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा ये यहां पे नॉलेज, अलग से लास्ट में थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम आपको। जानना यह है कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि जो बाकी राइट्स है, लीगल राइट्स और स्टैच्यूटरी राइट्स, उन सब में ये सारी चीजें नहीं है। क्या फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि नॉन जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है वो भी है गारंटीड, प्रोटेक्टेड भी है, लेकिन उनकी उतनी खतरनाक प्रोटेक्शन नहीं है। हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत आप लीजिए। देखिए, हम फिलहाल फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे अच्छी तरह। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। अगर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो फंडामेंटल राइट्स बोलता है, अगर आपके राइट्स वायलेट हुए तो आपको गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? आप जा सकते हो कोर्ट, कोर्ट है गारंटर। कोर्ट तो खुद बोलता है मैं गारंटर हूं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का गारंटर हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको स्टेट वायलेट नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स। ये तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है। और आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हो आर्टिकल 226 के अंडर, ये बार बार आएंगे यहां पे भी और भी नीचे। लेकिन इतना जानो, ये तो गारंटीड था, लेकिन प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सर? फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है? बहुत जगहों पे प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन आर्टिकल 13 इसको प्रोटेक्शन खुद देता है, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? अगर इस स्टेट ने कोई भी कानून बनाया जो कि इस इंसान के राइट्स के खिलाफ है, तो वो इनका कानून होगा बराबर जीरो, लॉ होगा नल एंड वाइड। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कुछ भी बनाया गया वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो लॉ माना जाएगा जीरो, वो लॉ, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे फिर कैसे क्या होगा। फिलहाल इतना जानो, यहां तक तो समझ आ गया। अब दूसरी लाइन बहुत एसेंशियल, सर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि बहुत एसेंशियल पार्ट है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी राइट्स हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ये फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये जस्टिसेबल है। सर बाकी राइट्स भी तो जस्टिसेबल है, लेकिन 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 फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। यहां पे लिखा है कैन आल्सो, कैन आल्सो का मतलब आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226
और अंडर आर्टिकल 32 राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 है, राइट टू मूव टू हाई कोर्ट आर्टिकल 226 है। ये जो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है ना आर्टिकल 32, ये खुद फंडामेंटल राइट है। राइट टू मूव टू हाई कोर्ट खुद फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट खुद फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के दरमियान आता है ना आर्टिकल 32। ओके, अब यहां तक तो समझ में आया ना कि ये जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट जा सकते हो, वो भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। स्टैच्यूरी राइट्स, लीगल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, आपको पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट से फिर अपील से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। लेकिन अपील के बगैर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं गारंटर हूं भाई, आप आ जाओ मेरे पास। और कौन से केस के वायलेशन में, किस केसेस में, कौन से राइट्स के वायलेशन में आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट? ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स, बाकी राइट्स नहीं। बाकी राइट्स में आपको लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, मेन काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को प्रोवाइड करना, देना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकली लोगों को थोड़ा सा फ्री करना, पॉलिटिकल प्रेशर लोगों पे नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है ये लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये जो पॉलिटिक्स है ये लोगों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, इनके अपने हक है, ठीक है? तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी तो बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ लॉज चलेगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। ये जो इसके अंडर इंसान है उनका खुद कानून नहीं चलेगा, वो खुद कुछ भी बोले और इनके राइट्स को वायलेट करे, ना 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 ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है इसको फॉलो करना पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट जो बनेगा वो लॉज का होना चाहिए, ना कि इंसानों का अपना गवर्नमेंट, अपनी बातें नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून है गवर्नमेंट को वो फॉलो करना पड़ेगा, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ लॉज होना चाहिए, ना कि मैन, ठीक है? तभी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलेगी भाई। जब ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा तभी तो ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकता। और इनको क्या मिलेगी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए क्योंकि गारंटीड, प्रोटेक्टेड, मोस्ट एसेंशियल, जस्टिसेबल, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स की वजह से मिलता है, ठीक है? अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब याद रखना, अब हमें नीचे पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका प्रोसीजर थोड़ा सा, सबसे पहले मैंने थोड़ा समझाया भी, लेकिन अब अच्छे से डिटेल में। एक इंसान जो है कंट्री में सिटीजन भी होता है, एलियन भी होता है, सिटीजन भी होता है और एलियन भी होता है ना? एलियन क्या है? बाहर कंट्री का कोई सिटीजन। देखो, एलियन फ्रेंडली एलियन भी हो सकता है, एनिमी एलियन भी हो सकता है, ठीक है ना? याद रखना। तो सिटीजन और एलियन दोनों को फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हां, सिटीजन के पास सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है, एलियन के पास कम फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो एनिमी एलियन है ना उसके पास तो बहुत ही ज्यादा कम फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिटीजन के पास जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि फॉरेनर के पास नहीं है, एलियंस के पास नहीं है, वो कौन कौन सा है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। फिर से बोलूं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो सिटीजन के पास सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बोले, ये फॉरेनर या एलियंस के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब इंडिविजुअल के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में इतने सारे राइट्स हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा ये इलॉबरेट है। मैंने बोला सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कहां पे? इंडिया में। अब इन फंडामेंटल राइट्स को कौन वायलेट कर सकता है? स्टेट कर सकता है वायलेट। और स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में है? इस फंडामेंटल राइट्स के पहले ही आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। लेकिन याद रखना, आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन तो है, सेम टू सेम डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में भी मिलेगी स्टेट की, जहां पे आपको पढ़ने हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है 36, फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है 12। दोनों के दोनों सेम डेफिनेशन देते हैं स्टेट को। एक तीर से दो शिकार, अगर आपने ये पढ़ा तो ये भी हो गया, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ेंगे सर आर्टिकल 12 या 36 क्या बोलता है, स्टेट की डेफिनेशन। देखो, फंडामेंटल राइट्स पता है क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट्स है बोलता है आर्टिकल 12, पता है क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बोलता है
जो आप बाकी फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे वो आप मेरे ही खिलाफ पढ़ रहे हो। अगर मैं ही वो आम प्राइवेट इंसान के राइट्स वायलेट करूंगा तो मेरे ही खिलाफ आप जा सकते हो कोर्ट। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है डेफिनेशन में? आप जो बाकी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो वो आप मेरे ही खिलाफ पढ़ रहे हो, वो आप स्टेट के ही खिलाफ पढ़ रहे हो। किन के लिए वो फंडामेंटल राइट्स है? इनके लिए और इनके खिलाफ है, ठीक है। अब कौन कौन आता है स्टेट में, याद रख लीजिए। स्टेट में आता है सेंटर का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, मतलब सेंटर पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव मतलब सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट के एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट या सीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, आप कह सकते हो थोड़ा सा ये गवर्नमेंट। अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, थोड़ी सी फर्क है, वो टेक्निकलिटी में मत जाइए। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत, म्युनिसिपलिटीज, ये भी आते हैं स्टेट में। अगर ये सारे वायलेट करें तो आप जा सकते हो कोर्ट। अदर बॉडीज में प्राइवेट इंडिविजुअल भी आते हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास राइट्स है, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। मगर किसी केस में प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है ये कुछ हक, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी जगह पे, जैसे आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में, अनटचेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन वाले मसले में। तो याद रखना है, नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स इसके हैं, इसके खिलाफ है, लेकिन किसी केस में प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है फंडामेंटल राइट्स। वो हम देखेंगे लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदर बॉडीज में बहुत सारी बॉडीज आती हैं, वो बॉडीज जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिनका फंडिंग गवर्नमेंट करता है, उसके अंडर आती हैं। लेकिन कोर्ट आता है क्या? इसका मतलब क्या है? कोर्ट अगर वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स तो मैं क्या कोर्ट के पास जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया और बोला कोर्ट भी आ सकते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कोर्ट का हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब जब कोर्ट एडमिशंस करे, मतलब एम्प्लॉयमेंट करे, जॉब्स दे, ठीक है ना, जब कोर्ट बाकी मसले करे जो एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कोर्ट नहीं आएगा जब कोर्ट जस्टिस डिलीवर करेगा, तब ये स्टेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने बोला किसी को आपको 10 साल की सजा, जस्टिस डिलीवर कर रहा है ना, तो वो बंदा बोलेगा अरे कोर्ट, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा दूसरी कोर्ट में, आपने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया, आपने मेरा राइट टू मूवमेंट वायलेट किया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा वायलेट हो जाएगा, मेरी बहुत सारे राइट्स वायलेट हो जाएंगे यार, मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, कोर्ट्स स्टेट में तब आएंगे जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम करेंगे, जैसे ट्रांसफर करना, जॉब्स देना कोर्ट्स में, और बहुत सारी चीजें। लेकिन कोर्ट नहीं आएगा स्टेट में जब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। नहीं तो तब आम इंसान बोलेगा अरे स्टेट में तू आया, चलो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। अब यहां तक तो समझ में आया। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कोर्ट आता है स्टेट में, जुडिशियल सिस्टम मतलब जस्टिस डिलीवर करने के लिए कोर्ट स्टेट में नहीं आता, ठीक है। अब ये स्टेट में जो आते हैं, ये अगर वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के, तो क्या कर सकता है एक प्राइवेट इंसान? एक प्राइवेट इंसान जा सकता है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के केस में। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं गारंटर हूं, लेकिन याद रखना हाई कोर्ट भी इंसान जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है, एक जज बोला भी है कि देखो आप पहले एक काम कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए कि हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही गारंटी देता है, हाई कोर्ट, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाओगे अंडर आर्टिकल 26। ये मैंने बोला आर्टिकल 32 खुद फंडामेंटल राइट है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मना ही नहीं कर सकता, आप आज मत आइए कल आइए, सुप्रीम कोर्ट बोल ही नहीं सकता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। इसीलिए तो किताबें लिखती है सुप्रीम कोर्ट गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। और आप जाओगे कोर्ट किस लिए? क्योंकि ये जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स में जो जो चीजें हैं इतने आर्टिकल्स में, वो सारे के सारे जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब आप जा सकते हो कोर्ट ताकि आपको इंसाफ मिले। चलिए आप सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट गए,
दोनों कोर्ट्स में आप चले कहीं भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों सेम किस्म के रिट्स इशू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन जो है उसको एनफोर्स करने के लिए। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो हुआ स्टेट ने किया तो कोर्ट इशू करेगा रिट अगेंस्ट स्टेट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट करेगा इशू रिट्स, ठीक है। अंडर आर्टिकल 222 हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा रिट्स। और रिट्स किस तरह के होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिट्स यहीं पे आप रख लीजिए, इसके खिलाफ एक्शन है ये रिट्स शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये स्टेट जो है वो इनके हक नहीं छीन सकता, तो गवर्नमेंट और बाकी एमपी एमएलएस बाकी मतलब जो भी हैं उनके ऊपर दबाव है, लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को कि ये नेगेटिव हैं, मोस्टली नेगेटिव हैं। किसी किसी जगह पे ये स्टेट को पावर भी देते हैं, क्या आप पार्लियामेंट को पावर देते हैं। लास्ट वाला आर्टिकल, क्या आप कोई कानून बनाए इसके रिलेटेड बताऊंगा मैं आगे, थोड़े थोड़े आर्टिकल्स, लेकिन मोस्टली स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, इनके पावर्स को लिमिट करते हैं, इसलिए ये मोस्टली नेगेटिव है। कहां कहां पे पॉजिटिव है अंदर हम देखेंगे, लेक्चर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बनेगा फिर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे याद रखना, अब एक बात कहूंगा सर बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत जबरदस्त बात। आप मुझे बताओ, इसने आपको वायलेट किया फंडामेंटल राइट, प्राइवेट इंसान जा सकता है कोर्ट ताकि इसको सजा मिले, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने ही, प्राइवेट इंसान ने ही इसके राइट्स वायलेट किए तो ये कोर्ट जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? ये भी सवाल है, याद रखना। अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल स्टेट को वायलेट करता है, उसके राइट्स वायलेट करता है, जो हम राइट्स पढ़ेंगे जितने भी राइट्स हैं, तो स्टेट आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट नहीं जा सकता, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर कोर्ट नहीं जा सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। मतलब यहां पे स्टेट के पास पावर ज्यादा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट जाना आर्टिकल 32 में आप पढ़ोगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, तो इसके पास ये राइट नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे 32 में, हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। वैसे भी ये सारी चीजें जो आप अभी देख रहे हो ना, ये आपको कभी ना कभी रिपीट में हो जाएंगे, लेकिन आइडिया होना चाहिए ना दिमाग में। ओके, तो स्टेट आपने वायलेट किया स्टेट को, स्टेट बेचारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं ले सकता। हाँ, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज की तरह से ये जा सकता है लोअर कोर्ट्स में, फिर अपील जाएगी, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है बात, मगर स्टेट को पावर ज्यादा नहीं दिया गया है। यही दिखा रहा है यहां पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं ले सकते। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स आ गए, तो एक इंसान बोलेगा अरे मैं हूं, मैं ऊपर से मैं सिटीजन हूं इंडिया का, मेरे पास सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है, अब मैं कुछ भी करूंगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं तो बोलूंगा, मैं तो कुछ भी बोलूंगा। इसके पास ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये इसके पास फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि राइट टू असेंबल, लेकिन वो हथियार लेके असेंबल नहीं हो सकता। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इंसान को भी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो किसी भी चीज पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे सकता जिसकी वजह से यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया खतरे में आ जाए, पब्लिक ऑर्डर, पीस खतरे में आ जाए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ वो बात हो, जिसकी वजह से पूरा हलचल मच जाए कंट्री में। तो ऐसा एक इंसान नहीं कर सकता स्पीच में। मतलब कि राइट्स हैं, लेकिन 100% नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब 100% नहीं है, बस क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब अच्छे खासे लेवल पे राइट्स हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड मतलब अच्छे खासे लेवल पे राइट्स हैं, 100% नहीं है, मतलब कि डिस्टिंक्शन वाले राइट्स हैं, मतलब 80% राइट्स है। हाँ, ऐसे अब ले सकते हो भाई, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बस मैंने खुद से बता दिया। क्वालिफाइड मतलब ठीक ठाक लेवल पे राइट्स हैं, 100% नहीं है कि ये कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कुछ भी बोल सके, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं एक बात, इंडिविजुअल अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपस में वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मान लो ये प्राइवेट इंडिविजुअल इस प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट कर रहा है, तो क्या ये जा सकता है कोर्ट?
याद रखना नहीं। अगर ये प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने कुछ बोले, कुछ भी बोले या कुछ भी बात हुए तो ये कोर्ट नहीं जा सकता प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ, अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकता। हाँ, किसी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट प्राइवेट का भी होगा, जैसे मैंने आपको बोला भी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 23 एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24 वो भी एक्सप्लॉयटेशन ही है। ठीक है, वो सारी चीजें हम अंदर देखेंगे। तो समझ में आया ना कि फंडामेंटल राइट्स 100% भी नहीं है। और लास्ट में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये। चलिए, स्टेट के पास पावर तो नहीं है, वो वायलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन 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 स्टेट अमेंडमेंट कर सकता है, इन फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। फिर आप बोलोगे सर मैं तो आम इंसान हूं, मेरे पास ये हक है, ये पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कभी भी मेरे फंडामेंटल राइट्स अमेंड करेगा, मतलब चेंज करेगा, फिर क्या फायदा रहा ये फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट होने का। तो मतलब लेजिस्लेचर अमेंडमेंट करेगा, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करेगा, फंडामेंटल राइट्स को, मगर कोर्ट ने कुछ बोला है। कोर्ट ने बोला आप अमेंडमेंट कीजिए, करिए जहां पे आपको लगे, मगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं करना है। जो इनके बेसिक राइट्स है आपको वो चेंज नहीं करना है। अमेंडमेंट हुई है बहुत जगह, मतलब अमेंडमेंट हुई है, जैसे हम देखेंगे अमेंडमेंट राइट टू, मतलब प्रॉपर्टी में भी अमेंडमेंट हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी एक जगह और भी है, वो भी वहां पे भी अमेंडमेंट हुई है, कोई चीज इंट्रोड्यूस भी हुई है एजुकेशन वाला, वहां पे भी अमेंडमेंट हुई है। लेकिन कोर्ट ने बोला देखो भाई आप अमेंडमेंट करोगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन देखेगा कि ये है कि नहीं? कोर्ट देखेगा। याद रखना हर जगह कोर्ट ही है, यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस, इनके पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, क्वालिफाइड राइट्स है, मतलब स्टेट इनके ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मतलब हाँ भाई आप असेंबल हो जाइए मगर हथियार लेके नहीं, आप सुपीरियर एक्सप्रेशन दीजिए मगर सिक्योरिटी पे मसला नहीं आना चाहिए। मतलब रेस्ट्रिक्शन स्टेट इन पे लगा सकता है थोड़ा सा, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ही लगा सकता है। और वो कौन देखेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं? कोर्ट। अमेंडमेंट कर सकता है ये स्टेट, लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। और वो कौन देखेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया या नहीं? कोर्ट देखेगा। अगर कोर्ट को लगे कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाए, तो कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जो इन्होंने कानून बनाया अमेंडमेंट से, कोर्ट बोल सकता है वो कानून है नल एंड वाइड, वो कानून जीरो है। कोर्ट के पास पावर है इनका किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना, तो कोर्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, यहां पे आते हैं ऊपर। अब तो एक इंसान के पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, वो तो हमने देखा, लेकिन यहां पे ये आपको जानना जरूरी है कि इंसान के पास ये राइट्स परमानेंट भी नहीं है। क्यों सर, क्यों परमानेंट नहीं? क्योंकि स्टेट अमेंडमेंट कर सकता है ना, तो आपके पास ये परमानेंट कहां पे हो गए यार? तो ये परमानेंट नहीं है, मतलब चेंज हो सकते हैं अमेंडमेंट से। हाँ वो बात अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। और आप के फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स कम हो सकते हैं। कैसे? जब इमरजेंसी लगे, आपके फंडामेंटल राइट्स उस टाइम सस्पेंड भी हो सकते हैं। कब सस्पेंड होंगे? जब इमरजेंसी लगे। ये सारी चीजें हमने पढ़े, अब हम यहां पे देखेंगे ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन, जो कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज थी, अब 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज है। एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी डिलीट हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी। बात करेंगे हम इस बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 12 स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 क्या है? देखो आर्टिकल 12 तो मैंने आपको समझा दिया, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 आपको ऊपर भी देखने को मिल गया यहां पे, जब मैंने आपको बोला प्रोटेक्ट करता है, ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो खुद एक फंडामेंटल राइट है जो इनको प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 13 बोलता है, आर्टिकल 13 एक्चुअली नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है, लॉ की डेफिनेशन नहीं देता कि लॉ क्या है। आर्टिकल 13 बोलता है लॉ क्या नहीं है, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ क्या नहीं है, मतलब अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने बनाया और वो कानून इन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था,
वो कानून अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट्स था। जो लॉ बनाया गया वो अगर इनके खिलाफ था तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब वो लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ देता है। लॉ क्या नहीं है, ठीक है? कौन सा लॉ नहीं है? अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया लेकिन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में था। आर्टिकल 12 और 13 को हम अच्छी तरह कल से पढ़ेंगे क्योंकि कल से हमें यही पढ़ना है, आर्टिकल 12, 13 और बाकी चीजें। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा ट्रिक अब बताएंगे, बहुत आसान है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमें पढ़ने हैं ट्रिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे 33, 34, 35, हर एक बात हम कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये ट्रिक्स समझो। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप जब किताब खोलोगे, कॉपी खोलोगे, तो आपको लिखना है ई एफ ई एफ ई। याद रखना बहुत आसान है ना, ई एफ ई, सिंपल सी बात है, लिखा आपने, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है ई क्यू यू ए एल इक्वल, एफ आर ई फ्री, ई एक्स, एक्स भी एक वर्ड है ना, एफ आर ई ये भी एक वर्ड है। यहां तक समझ आया? उसके बाद हम बाद में करेंगे। देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी ई एफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एफ वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ई एक्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एफ आर ई। ये सर क्या लिख रहे हो आप? समझ नहीं आया अभी? देखो ई के यू ए एल कितने हैं? 5 है ना, 5 है ना। ई क्यू यू ए एल कितने? 5 है ना, 5 लेटर्स। आर्टिकल 14 से गिनिए 5, वो आएंगे राइट टू इक्वालिटी में। 1 2 3 4 5, आर्टिकल 14 से 18, सिंपल है। उसके बाद एफ है, एफ आर ई फ्री, 4 है ना। अरे फ्री वर्ड है ना, इक्वल वर्ड है ना, एक्स वर्ड है ना, एक्स सर्विस में एक्स भी वर्ड है, फ्री भी वर्ड है ना, ये सारे वर्ड हैं। तो फ्री भी वर्ड है, 4 है। कब बना है? 18 तो आ गया, 19 20 21 22, वो बात अलग है कि 21 ए बी अमेंडमेंट से आया, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इतना याद रखो, 19 20 21 22, बस 21 ए को भूल जाओ फिलहाल। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर आया ना ई एफ ई के बाद एक्स, एक्स सर्विसमैन होता है, एक्स मतलब होता है, एक्स भी एक वर्ड है। कितने लेटर्स का बना है? ई एक्स 2 का, 22 आया ना, 23 24, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ई एफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 4 लेटर्स, तो 4 ही आएंगे 24 के बाद, 25 26 27 28, सिंपल है भाई। उसके बाद ई एफ ई आता है ना, तो ई से याद रख सकते हो आप एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। इनमें कोई वर्ड तो बनता नहीं है छोटा वाला, इसलिए कल्चर खुद एक वर्ड है, एजुकेशन खुद एक वर्ड है, तो इसके अंदर 2 आएंगे, 29 और 30, ठीक है, आर्टिकल्स। अब राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 31 था, और ये किस अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट हुआ? याद रखना 44th। कैसे याद रखोगे? PROPERTY, 4 4 8 है ना, 4 4 8 लेटर्स, तो 448, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, लास्ट में यहां भी 8, ठीक है। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ही, लेकिन कहां पे? लीगल राइट्स में। कहां पे? आर्टिकल 300A में, जो कि किस पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 12 के अंदर आता है। कौन से पार्ट से डिलीट हुआ? पार्ट 3 से। कहां पे लगाएगा? पार्ट 12 में। कौन से आर्टिकल से डिलीट हुआ? आर्टिकल 31 से। किस आर्टिकल में लगाएगा? 300A में। कहां से डिलीट हुआ? फंडामेंटल राइट से। किन राइट्स में लगाएगा? लीगल राइट्स में। किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? प्रॉपर्टी 448, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और उसके बाद है 7th वाला, लास्ट वाला, मतलब 6 ही है ना, अभी तो 6 ही है, ये तो डिलीट हुआ, ये तो आप मान लो डिलीट ही है, ये तो अब 6th वाला है। अब ये, और ये कभी नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 6th वाला कि 7th वाला, ऐसे कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसे आएगा कि आज 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज है। ऑरिजिनली कितने थे? ऑरिजिनली 60 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज थे। आज जो 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज है, एक जो साथ में एक जो डिलीट हुआ है, वो कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। किससे डिलीट हुआ? कहां पे लगाएगा? ओके। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ये प्रॉब्लम में है, जो ये स्टेट एक प्राइवेट इंसान के खिलाफ ये करेगा वायलेशन उसके राइट्स का, तो इलाज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज देता है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या इलाज देता है? आपके पास हक है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा रिट्स उसके खिलाफ जिसने वायलेशन किया है आपके राइट्स का। और वो कौन होगा जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा रिट्स? आर्टिकल 12।
हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 12 से फिर से स्टार्ट करेंगे और बाकी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके बाय। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.